एक बड़े सिटी में के एक शांत संस्कारी मोहल्ले में पार्वती निवास नामक एक हवेली थी। इस घर की पहचान थी उसकी चुप्पी और अनुशासन। बुजुर्ग बाबूजी, जो रिटायर फौजी थे, का हुक्म चलता था। उनकी बड़ी बहू ममता सादगी और आज्ञाकारिता की मूर्ति थी। फिर इस घर में आई अवनी। वह बाबूजी के छोटे बेटे विवेक की पत्नी थी। अवनी एक साधारण घर की पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक तेज था और उसकी जुबान पर सच। वह न केवल घर के कामों में तेज थी, बल्कि बाहर की दुनिया की समझ भी उसे बखूबी थी। शुरुआत में अवनी की बेबाकी और तेज तर्रार व्यक्तित्व से बाबूजी और ममता थोड़ा असहज हुए। वह हर बात पर सवाल करती थी, अपनी राय रखती थी और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती थी, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर। पार्वती निवास के ठीक पीछे एक खाली पड़ी जमीन थी, जिस पर मोहल्ले के बच्चे खेला करते थे और बुजुर्ग शाम को टहलते थे। इस जमीन पर पिछले कुछ महीनों से भोंदू पहलवान नामक एक स्थानीय गुंडे की बुरी नजर थी। भोंदू एक छोटा मोटा अपराधी था जो राजनेताओं की आड़ में लोगों को डराकर उनकी जमीनें हड़पता था। एक शाम जब अवनी छत पर थी, उसने देखा कि भोंदू के 4 गुंडे हाथों में लोहे की रॉड लिए उस खाली प्लाट पर एक झोंपड़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे। मोहल्ले के लोग इकट्ठा थे, पर भोंदू के डर से किसी की आवाज नहीं निकल रही थी। बाबूजी भी खिड़की से देख रहे थे, गुस्से में थे, पर अपने फौजी अनुशासन के कारण कानून अपने हाथ में न लेने की अपनी पुरानी आदत से बंधे हुए थे। अवनी ने नीचे आकर बाबूजी से कहा, बाबूजी, यह जमीन मोहल्ले की सांस है। अगर आज हमने इन्हें नहीं रोका, तो कल ये हमारे दरवाजे पर खड़े होंगे। बाबूजी ने सख्ती से कहा, अवनी, यह हमारा मामला नहीं है। पुलिस और कानून है। तुम शांत रहो। अवनी ने उन्हें सम्मान से देखा, पर उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। बाबूजी, कभी कभी पुलिस के आने से पहले हमें खुद ही कानून बनना पड़ता है। जब इंसान का हक छीना जा रहा हो, तो चुप रहना सबसे बड़ा अन्याय है। उसने तुरंत अपने मोबाइल से प्लाट के कागजात और गुंडों की तस्वीरें लीं। फिर वह बिना किसी को बताए सीधे प्लाट की तरफ चल दी। अवनी को अकेले आता देख गुंडे चौंक गए। भोंदू का खास आदमी जबर सिंह मुस्कुराया। ओहो, यह पार्वती निवास की नई बहू है क्या? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, बीवी? अवनी दहाड़कर बोली, खबरदार, इस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। यह मोहल्ले की संपत्ति है। अभी और इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ। जबर सिंह हंसा, अरे वाह, शेरनी आई है। हम कहाँ जाएंगे, यह तुम तय नहीं करोगी। उसने और उसके साथियों ने अवनी को डराने की कोशिश की। अवनी डरी नहीं। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में लपेटा और अपनी आवाज में इतना विश्वास भरा कि गुंडे एक पल के लिए सहम गए। तुम 4 हो, मैं अकेली, लेकिन मेरे साथ है कानून और सच्चाई, अवनी ने कहा। जबर सिंह ने उसे धमकी दी, अगर यहां से चुपचाप नहीं गई तो हाथ पकड़कर बाहर फेंक देंगे। अवनी तुरंत एक कदम पीछे हटी, अपने मोबाइल से एक बटन दबाया और बोली, फेंक कर दिखाओ। मैंने अभी 100 नंबर पर कॉल किया है और मैंने तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी धमकी और अब तुम्हारा हाथ पकड़ना रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम पर छेड़छाड़ और अवैध कब्जे का मामला दर्ज कराऊंगी। अब तय करो, कुछ देर की गुंडागर्दी या सालों की जेल। गुंडों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे सिर्फ धमकाते थे, लेकिन जेल के असली पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। उन्हें डर था कि अवनी जैसी तेज महिला सच में उन्हें फंसा देगी। अवनी ने तुरंत अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया हुआ हिस्सा स्पीकर पर चलाया, जिसमें जबर सिंह की धमकी साफ सुनाई दे रही थी। पुलिस 5 मिनट में यहां होगी।
60 सेकंड में ये जगह छोड़ दो। गुंडे, खासकर जबर सिंह, अपना अपमान महसूस कर रहे थे, लेकिन जेल जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। वे आपस में फुसफुसाए और बिना कुछ कहे अपनी रॉड और सामान लेकर वहां से भाग खड़े हुए। पूरा मोहल्ला, जिसमें बाबूजी और ममता भी शामिल थे, अपनी खिड़कियों और छतों से यह सब देख रहा था। अवनी ने अकेले ही सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता और हिम्मत से उन्हें भगा दिया था। जैसे ही गुंडे भागे, मोहल्ले के लोग तालियां बजाते हुए जमीन पर उतर आए। वे अवनी को दुर्गा कहने लगे। बाबूजी, जो हमेशा अपनी मर्यादा और शांत रहने के नियम पर अडिग थे, नीचे आए। उन्होंने सबके सामने अवनी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, उन्होंने गर्व से कहा, मैंने सोचा था कि तुम इस घर की शांति भंग करोगी, पर आज तुमने इस पूरे मोहल्ले की शांति बचाई है। तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं,